यस, तो हम लोग टॉपिक ले रहे थे आइसोमेरिज्म, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। आइसोमेरिज्म ये आपका जो वर्ड है, ये आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें आइसो का मतलब बच्चों मीन होता है इक्वल, ठीक है, और मिरोज इसका मतलब होता है पार्ट, ठीक है, जहां पे इक्वल पार्ट आपको दिखते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। इक्वल पार्ट का मतलब क्या है बच्चों, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मॉलिक्यूल से, कि हमारे पास तो मॉलिक्यूल्स ही है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जो अरेंजमेंट है, ठीक है बच्चों, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है, इसको हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे, 2 डायमेंशनल 2D के अंदर और बच्चों 3D के अंदर, ठीक है, दोनों पार्ट में हम लोग इसके ऊपर स्टडी करेंगे, चाहे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो, चाहे वो आपका ऑप्टिकल आइसोमर हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आइसोमर्स जो है ना, आइसोमर्स जैसे मान के चलो एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है, मैंने पूछा कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रिलेशन है, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या बोलते हैं बच्चों, कि सपोज गिवन कंपाउंड ए है, यहाँ पे गिवन कंपाउंड बी है, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो। सबसे पहले क्या चेक करना है, वहां पे चेक करना होता है आपको, सबसे फर्स्ट पॉइंट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और सेकंड आपको चेक करना होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो डीयू एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आपकी सेम होनी चाहिए, मस्ट कंडीशन है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जब आइसोमर जब चेक करते हैं, तो डीयू एम एफ सेम है तो मतलब वहां पे वो आइसोमर्स होंगे, वो जो दो कंपाउंड है ए और बी वो आपस में क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे, बिल्कुल सही। अब वो आइसोमर्स किस कैटेगरी के होंगे, तो यहाँ पे पहचानना होता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैटेगरी का है या फिर आपका ऑप्टिकल आइसोमर कैटेगरी का है। तो इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं तो पता चल जाता है कि ज्योमेट्रिकल का है, ज्योमेट्रिकल के अंदर कौन सा है, इजेड है, कौन सा है सेनेंटी है ना, सिस्ट्रान से क्या है, ऐसे ऑप्टिकल के अंदर भी कौन सा है वो पता चलता है। लेकिन यहाँ तो हमारे पास ऐसा कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे डीयू वगैरह चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो दो कंपाउंड आपस में गिवन है, ये दोनों कंपाउंड आपस में इनका रिलेशन क्या है, तो आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या करते हैं, चीजों को कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं। तो ए और बी अगर बच्चों आपने चेक किया प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में कि ये आपके आइसोमर्स हैं, ठीक है, आइसोमर्स हैं, तो आइसोमर्स को समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन को यहाँ बताने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी कंपाउंड गिवन है, उन गिवन कंपाउंड का सबसे पहले बच्चों क्या चेक करना है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एमएफ आपका सेम होना चाहिए, पहली चीज। सेकेंड पॉइंट, डिफरेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, और डिफरेंट क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए, एंड फोर्थ पॉइंट इज डिफरेंट स्ट्रक्चर। हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं इन ऑर्गेनिक के आइसोमेरिज्म के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइसोमेरिज्म की कंडीशंस को यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे यही आपको कंडीशन फॉलो करनी है। क्या बच्चों सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम होना चाहिए, बाकी सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक की, ठीक है, बिल्कुल सेशन को एंजॉय करो, मजा आएगा, ठीक है, यस। और यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं। तो हम बच्चों फाइनली बोल सकते हैं द कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो इस टाइप के जो दो कंपाउंड है ए और बी, अगर ऐसी इन प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहे होंगे तो डेफिनेटली वी विल कॉल कि बच्चों को क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे, ठीक है। अब वो आइसोमर्स तो होंगे बट कौन सी कैटेगरी के आइसोमर्स होंगे तो उसकी तरफ चलना पड़ेगा। तो यस, तो आइसोमेरिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो कौन सी कैटेगरी के आइसोमर्स होंगे, यस। तो या तो बच्चों वो हो सकते हैं आपके स्ट्रक्चरल, STREUCTURAL, ठीक है, या तो इस कैटेगरी के होंगे जिसको बच्चों हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल आइसोमर। सेकंड बच्चों होता है स्टीरियो, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। स्टीरियो का मतलब होता है बच्चों ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ठीक है, जिसकी दो कैटेगरी होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और यहाँ पे होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, दो कैटेगरी है।
ठीक है, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। बात समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टीरियो स्ट्रक्चरल जो आइसोमर्स है टू डायमेंशनल, इसके भी बच्चों कुछ आपके कैटेगरीज हैं। तो बेसिक पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट बच्चों आता है आयोनाइजेशन, ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। सेकेंड आता है आपका हाइड्रेशन आइसोमर, ठीक है। थर्ड आइसोमर्स की बात करें तो वो जो आता है लिंकेज आइसोमर, ठीक है, लिंकेज आइसोमर्स। और फोर्थ आता है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दो गिवन कंपाउंड हैं, उन गिवन कंपाउंड का बच्चों क्या सेम होना चाहिए? मैं स्लो चलूंगा, समझ में आएगा सब कुछ। क्या सेम होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट क्या होना चाहिए बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और आपका जो स्ट्रक्चर है ना, वो डिफरेंट होगा तो हम डेफिनेटली बोलेंगे वो इनऑर्गेनिक आइसोमर से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और दिख जाएगा सेंट्रल एलिमेंट आपका डी ब्लॉक का होगा, बिल्कुल। अब आइसोमर्स किस कैटेगरी का है तो देखना पड़ेगा बच्चों। स्टेटिकल आइसोमर्स हो सकता है, स्टीरियो हो सकता है। स्टेटिकल का मतलब बच्चों टू डायमेंशनल होता है, स्टीरियो का मतलब आपका थ्री डायमेंशनल हो सकता है, ठीक है, 3D। यहाँ पे तीन एक्सिस के बारे में बात करेंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस। अब स्टेटिकल के बच्चों दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका आयोनाइजेशन आइसोमर्स, सेकेंड आपका हाइड्रेशन आइसोमर्स, थर्ड इज लिंकेज आइसोमर्स, नेक्स्ट बच्चों कोऑर्डिनेशन आइसोमर। इसके दो पार्ट हैं आपके, एक तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, एक आपका ऑप्टिकल आइसोमर है। सभी को यहाँ तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल इजी। यस। अब लेते हैं बच्चों हेडिंग हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। प्लीज बच्चों ध्यान से समझना, एक भी कॉन्सेप्ट अगर मिस हुआ तो फिर आप खोजते रहना, ठीक है, ढूंढो रे ढूंढो, बस वही गाना गाते रहना। तो फिर ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करते हैं। यस, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दिस टाइप ऑफ isomerism, this type of isomerism arises due to the difference in structure। जैसा नाम है ना स्ट्रक्चर, तो यस, डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सीसी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेंटीमीटर क्यूब नहीं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड which is due to different ligands present in their coordination sphere, है ना। डेफिनेशन को समझते हैं पहले। तो हम बेटा टू डायमेंशनल आइसोमर्स किसको बोल सकते हैं ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर हम लोग किसको बोलेंगे, समझते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises ड्यू टू द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रक्चर का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बच्चों सेम होना चाहिए। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यस, तो आइसोमर्स हैं। अब चेक करना है कि क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में ध्यान देना पड़ेगा कि जो ऐसे कंपाउंड जो आइसोमर्स हैं, जो ए और बी कंपाउंड हैं, उनके स्ट्रक्चर बच्चों कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। क्यों? तो ऐसा क्यों होता है? हु इज ड्यू टू, रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज ड्यू टू डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट इन देयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बेटा क्या होता है? ये अंदर वाला है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। तो मुझे आयोनाइजेशन स्फीयर से मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे मतलब किससे होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर से मतलब होगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही सब कुछ चेंज होता रहेगा, वहां पे लिगेंड बदलते रहेंगे। दैट्स व्हाई उनको बच्चों हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बच्चों बेसिक हमारे पार्ट कौन कौन से हैं? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, चार कैटेगरी है बच्चों, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, हाइड्रेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स और बच्चों लिंकेज आइसोमर्स, ठीक है। यस, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमर्स के साथ। आयोनाइजेशन आइसोमर, तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स ये आपका टू डायमेंशनल का ही पार्ट है, इसका नाम है बच्चों आयोनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं जो बात है वो आयन से रिलेटेड है। किससे बच्चों रिलेटेड है? आयंस से रिलेटेड है। आयंस का मतलब बच्चों कैटाइंस और एनाइंस। तो हम सिंपल सा यहाँ पे टर्म यूज करने वाले हैं
कि जो भी गिवन कंपाउंड है बच्चों ए एंड बी, हमारे पास दो गिवन कंपाउंड है या दो से अधिक कंपाउंड गिवन है, क्योंकि कंपैरिजन करना पड़ता है। तो कोलिशन कंपाउंड जिनके पास बच्चों होना चाहिए हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको एमएफ तो सेम होना चाहिए। दूसरा बच्चों, दूसरा पॉइंट है दे गिव डिफरेंट आयंस, डिफरेंट, जिस नाम है, नाम से मैंने बोला था आयंस, डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में डिफरेंट आयंस को रिलीज करते हो, डिफाइन करते हो, उनको बोलेंगे हम लोग आयनाइजेशन आइसोमर्स। जैसे एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। जैसे बच्चों एक मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे लिया है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कोबाल्ट, इसके साथ प्रेजेंट है आपका अमोनिया, नाउ इट इज 5, ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने SO4। बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं, पहले तो इसको मैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर नहीं देता हूँ, नहीं तो आप एक बार एक सेकंड रुको। चलो मैंने इसको ऐसे ले लिया है, बात समझो। यहाँ से मैंने इस कंपाउंड को ओपन लिया है, यहाँ पे आयोडीन ले लिया, देखो कोबाल्ट लिया है, अमोनियम 5 लिए हैं, आयोडीन लिया है, सल्फेट लिया है। मैंने कहीं भी किसी को कोऑर्डिनेशन में बंद नहीं किया है, यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई आयोनेशन नहीं है, सब कुछ ओपन है। मतलब एक कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया है, आयोडीन है, सल्फेट है। तो इसको ना मैं दो पार्ट में रिप्रेजेंट करता हूँ आयोनाइजेशन स्पेयर समझाने के लिए। देखो आराम में समझ में आएगा, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। पहली में कैटेगरी में लिखा है कि कोबाल्ट, यहाँ पे आपका अमोनिया, नाउ इट इज 5 आयोडीन, और बाहर आपका सल्फेट। एक तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं, और दूसरा देखो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, लेकिन वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे आयंस डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, जब एक्वा सोल्यूशन हम लेके आएंगे, पानी लेके आएंगे, ठीक। अच्छा, सेकंड मैंने लिखा कि सपोज यहाँ पे कोबाल्ट और यहाँ पे अमोनिया मैंने 5 कर लिए, और ये आपका SO4 रखा, और आयोडीन को मैंने बाहर निकाल दिया। आप समझो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे ये पूरा सेक्शन क्या है, ये आपका है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सल्फेट कहाँ पे दिख रहा है, आयोनाइजेशन स्फीयर के साथ। ये पूरा सेक्शन बच्चों कहाँ दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आयोडीन कहाँ पे दिख रहा है, आयोनाइजेशन स्फीयर के साथ। तो जब बच्चों हम लोग यहाँ पे पानी डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेके आएंगे, तो आपको बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि सर कौन कौन से आयंस मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट वाले केस में कौन कौन से आयंस मिलेंगे, जल्दी से बताओ दो मुझे। कैटाइंस कौन सा, एनाइंस कौन सा, तो पता है आपको, बिल्कुल इजी है। सल्फेट बाहर आयोनाइज होगा, तो वो तो जाएगा SO4-2 के अंदर। देख लो ध्यान से, ये तो एनाइन होगा। कैटाइन कौन सा मिलेगा, कोबाल्ट होगा, अमोनिया होगा, वो 5 आयोडीन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो कभी आयोनाइज नहीं हो सकते हैं, तो होल चार्जेस +2। अब यहाँ पे देखो सेकंड कंपाउंड के साथ देखो जरा, यहाँ पे कौन कौन से कैटाइंस एनाइंस मिलेंगे, तो वो भी आपको पता चल रहा होगा। एक तो सर मिलेगा आयोडीन -1, ये एनाइन। कैटाइन कौन सा होगा, कोबाल्ट होगा, यहाँ पे अमोनिया 5 होगा, और ये SO4 होगा। इधर होल चार्ज -1 है, तो इस पे +1 होगा। अब जल्दी से देखो बच्चों, जल्दी से देखो और बताओ मुझे, क्या ये गिवन कंपाउंड, ये फर्स्ट कंपाउंड और ये सेकंड कंपाउंड क्या आपस में आयोनाइजेशन आइसोमर्स होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि इनका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन जब मैंने एक्वा सॉल्यूशन यूज किया तो वहां पे डिफरेंट आयंस आपको देखने को मिले। एनी कंफ्यूजन किसी बच्चों को? नहीं है बच्चों, बिल्कुल समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात। अब इसको ना इसको हम आयोनाइजेशन स्पेक्ट्रम तरीके से और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ध्यान दो बच्चों, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे मान के चलो मैंने एक बीकर लिया है, इस तरीके से एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैंने यहाँ बीकर लिया है, बीकर के अंदर मैंने बच्चों एक सॉल्यूशन फिल किया है, ठीक है, और ये सॉल्यूशन जो है वो मैंने लिया है वाटर मॉलिक्यूल्स। पहले वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, और इसके ऊपर से बच्चों मैंने यहाँ पे ऐड किया है लेड एसीटेट। लेड एसीटेट को मैंने ऐड किया है, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आएगा। लेड एसीटेट मैंने यूज किया है, ठीक, बिल्कुल सही है। लेड एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका Pb, यहाँ पे CH3 COO ट्वाइस 2 होगा भाई, Pb+2। आपको पता है हम लोगों ने पढ़ा था, काशी गए संत प्रभात, या बोला था कहें सीता जी सुनो प्रभु, नीचे नट पेयर इफेक्ट है ना, तो +2 के साथ डिफाइन कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है। तो बोलोगे सर कार्बन फैमिली का है लेड, तो सर +4 होना चाहिए, इसलिए कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जब इसके साथ एक्वस मीडियम आएगा, तो यहाँ से बताओ क्या मिलेगा, ये मिलेगा Pb+2 मिलेगा, और मिलेगा CH3 COO-।
भाई होल चार्ज है उसको कर लेना आप -2, यहाँ पे ट्वाइस कर लेना, इसको बंद करके यहाँ पे इसको ट्वाइस कर देना, ये आपको आईएस मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन इसमें है किसी को? नहीं है। अब सुनना ध्यान से बच्चों, मैंने क्या किया है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स लिया, ये आयंस मिल गए। अब इस पूरे के पूरे बीकर को उठाया मैंने, यहाँ से इसको रिलीज किया, और रिलीज करने के बाद मैंने एक डिफरेंट बीकर के अंदर इसको ऐड किया है। पूरे सॉल्यूशन को ध्यान दो, इस पूरे सॉल्यूशन को मैंने ऐड किसके साथ किया वो बात समझना जरा। मैंने बच्चों इसको ऐड किया है, सपोज ले लेते हैं मैं कोबाल्ट, मैंने कोबाल्ट के साथ, यस मैंने यहाँ पे एक मैंने एक कंपाउंड लिया, एक ले लेते हैं कॉपर को, कॉपर कोबाल्ट को आयनाइज करने के लिए होता है, ठीक है। कोबाल्ट के साथ मैंने ले लिया यहाँ पे एक तो आपका यहाँ से अमोनिया, और ये अमोनिया आपका यहाँ से 5 है, ठीक है। 1 सेकेंड, प्लस इसको मैं चेंज करता हूँ, मैं एक्चुअली कलर के बारे में बताना चाह रहा हूँ, 1 सेकेंड। कलर में चलो लेड एसिटेट है, एसिड आयन की डिटेक्शन के लिए ना हम लोग ऐसा करते हैं, एक सल्फेट ले लेते हैं, सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं तो कलर के बारे में आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आयनेशन आइसोमर्स है। एक्चुअली ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा आयन डिटेक्शन टेस्ट को करना चाह रहा हूँ। मैंने ले लिया यहाँ से आपका सल्फेट, चलो SO4-2 ले लिया, ध्यान देना पूरी बात। एक नया बीकर लिया, उस नए बीकर के अंदर इसको नए बीकर में ले लेते हैं, ये तो इसी के साथ प्रेजेंट था। एक नया बीकर मैंने यहाँ लिया और उस बीकर के अंदर क्या किया, मैंने यहाँ पे सल्फेट SO4-2, ध्यान से समझो बच्चों, SO4-2, ठीक है। और SO4-2 ये प्रेजेंट है, तो मैं इस कंपाउंड को यहाँ बोलूंगा लेड सल्फेट, PbSO4। PbSO4 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया है एक्वा सोल्यूशन के साथ, तो यहाँ पे Pb+2 मिलेगा, SO4-2 मिलेगा। यहाँ से पूरा का पूरा लिक्विड निकाला मैंने लेड एसिटेट का, और इसमें जैसे एंटर कराया, एंटर कराने के बाद आफ्टर फ्यू सेकेंड यहाँ से बच्चों आपको मिलेगा फाइनली व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या मिलेगा? व्हाइट पीपीटी आपको देखने को मिलेगा। तो व्हाइट पीपीटी ये क्या बताएगा? व्हाइट पीपीटी बच्चों ये बताएगा कि यहाँ पे आपका सल्फेट आयन प्रेजेंट है, उसकी वजह से एक सॉल्ट बन रहा है, और वो जो सॉल्ट बन रहा है ना वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा उस पर अभी हम बात करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं फिर से रिपीट करूं, लेड एसिटेट को पानी में डाला, ये मिला, उस सॉल्यूशन को उठाया मैंने, नए बीकर में डाला जहाँ पे लेड सल्फेट प्रेजेंट था, मुझे सल्फेट का टेस्ट करना है बिकॉज ये भी लेड है और यहाँ पे ये भी लेड है, मुझे सल्फेट आयन का डिटेक्शन करना है। तो यहाँ से आपको जैसे ऐड करेंगे तो व्हाइट पीपीटी आपको जनरेट हो जाएगी, ठीक है। पहला केस तो ये हो गया। अभी सेकंड केस समझते हैं। सेकंड केस मैंने ऐसे लिया कि ये जो बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने पहले से ही बच्चों ले लिया PbI2, ध्यान दो वेरी इंपॉर्टेंट, PbI2 मैंने पहले से ले लिया है, ठीक है। ये आयंस की फेज में यहाँ प्रेजेंट होगा, Pb+2 प्रेजेंट होगा, और आपका 2I- प्रेजेंट होगा, और इसके साथ मैंने अब ऐड किया बच्चों लेड एसिटेट। समझो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेड एसिटेट को मैंने ऐड किया, लेड एसिटेट क्या है? वही आपका Pb के साथ CH3 COO ट्वाइस, इसके साथ मैंने PbI, अभी मैंने क्या किया था, लेड एसिटेट को मैंने ऐड किया था लेड सल्फेट के साथ, तो व्हाइट कलर आपको PbT मिलता है। और लेड एसिटेट को अपन एनसीईआरटी स्टेटमेंट है ये, लेड एसिटेट को अगर बच्चों हम लोग लेड आयोडाइड के साथ ऐड करते हैं तो फिर यहाँ से आपको मिलता है येलो PPT। बात समझ रहा? येलो PPT मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सर यहाँ पे येलो PPT का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो आयोडीन है, ये आयोडीन बच्चों कोई ना कोई एक ऐसा सॉल्ट, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरेट कर रहा है, उसकी वजह से येलो PPT जनरेट हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? बात दिमाग में क्लियर हो गई? लेड एसिड दोनों में कॉमन है, यहाँ पे येलो PPT मिला आयोडाइड को लेके, और वहां पे क्या मिला आपको? वहां पे आपको मिला कौन सा बेटा सॉल्यूशन मिला? व्हाइट PPT मिला। अब इसकी बात को समझते हैं तो क्या होगा, ध्यान दो। तो जो पहला वाला केस था, उस फर्स्ट वाले केस के अंदर आपको जब आप एक्वस सॉल्यूशन के साथ डिफाइन करोगे तो वहां से एक तो पार्ट आपको मिलेगा CO कोबाल्ट के साथ, लेड एसिड हम लोगों ने ऐड किया है, तो यस, तो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से व्हाइट PPT मिला था। फर्स्ट वाले केस में क्या मिला था? फर्स्ट वाले केस में आपको एक तो आपको वहां पे जो आयन कैटाइन कौन सा मिलेगा, वो तो आपको मिल जाएगा Pb+2, Pb+2 एक तो मिलेगा, और दूसरा वहां से मिलेगा सल्फेट SO4-2। तो सल्फेट आयन का डिटेक्शन, इसका मतलब पता है क्या है कि ये जो सल्फेट प्रेजेंट होगा ये आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होगा। और जो सेकंड वाला केस था, उस सेकंड केस के अंदर
कैटाइन एन की बात कर रहे हैं तो वो आपको Pb+2 मिलेगा, एनाइन आपको क्या होगा 2I माइनस होगा, ठीक है। तो ये 2I माइनस कहाँ प्रेजेंट होगा, ये 2I माइनस प्रेजेंट होगा आयोनाइजेशन स्पेयर के साथ। बात समझने की कोशिश करना, क्योंकि जो व्हाइट पीपीटी मिल रहा था वो सल्फेट की वजह से मिल रहा था, सल्फेट आयन का डिटेक्शन है, और जो आपको येलो पीपीटी मिल रहा है, येलो कलर सॉल्यूशन मिल रहा है, वो आयोडीन की प्रेजेंस को एक्सप्लेन कर रहा है। तो मतलब सल्फेट और जो आयोडीन है वो कभी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट होते तो आयोनाइज ही नहीं होते। तो ये यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन पता चलती है, क्वेश्चन बना है इसके ऊपर, अगर हमने ऐड किया है तो यहाँ पे व्हाइट पीपीटी मिल रहा है तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो आंसर होगा बच्चों SO4 की प्रेजेंस। SO4 कहाँ प्रेजेंट होगा, स्टेटमेंट वो चूज करना होगा कि SO4 प्रेजेंट कहाँ पे होगा, आयोनाइजेशन स्फीयर के साथ। और यहाँ पे आयोडीन बच्चों कहाँ प्रेजेंट होगा, आपके आयोनाइजेशन स्फीयर के साथ। तभी यहाँ से आपका डिटेक्शन टेस्ट आपका हो सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हो गया? बिल्कुल, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड। सेकेंड आपका यहाँ पे है हाइड्रेट। हाइड्रेट बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं सॉल्वेट, सॉल्वेट आइसोमेर। तो फर्स्ट वाला तो आसान था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। तो सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर्स हमारा क्या है? तो बच्चों यहाँ पे हाइड्रेट से क्या रिलेट हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। सॉल्वेट से बच्चों रिलेटेड सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसे बच्चों कंपाउंड गिवन है, एक कंपाउंड ए, एक कंपाउंड बी। इन दोनों कंपाउंड में पहले बच्चों सबसे पहली स्टेप में क्या चेक करना है कि सर इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है MF वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहली चीज ये। अगर हम बात करें हाइड्रेटेड को लेके, तो सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट डिफरेंट क्या होगा। यस, कोई मुझे स्टेटमेंट दे सकता है, टेक्स्ट करो बच्चों। डिफरेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। भाई हाइड्रेशन से बात कर रहे हैं तो लिखा भी है मैंने H2 ऊपर। तो जैसे पहला पार्ट था आयोनाइजेशन था, तो वहां पे डिफरेंट क्या था, आयंस डिफरेंट थे, ठीक है, पानी डालने पे। हाइड्रेशन के अंदर आपका वाटर मॉलिक्यूल, जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है दैट मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आपके डिफरेंट होने चाहिए। अब डिफरेंट कहाँ कहाँ होने चाहिए, कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और जो आयोनाइजेशन स्फीयर है, ठीक है। तो दोनों जगह तो भाई वाटर मॉलिक्यूल तो लिगेंड और लिगेंड की तरह एक्ट करता है ना, लिगेंड की तरह एक्ट करता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और आयोनाइजेशन स्फीयर आपका बाहर वाला सेक्शन है। तो इनसाइड और आउटसाइड मैं बोल सकता हूँ मॉलिक्यूल्स के इनसाइड और आउटसाइड। बात समझ में आ रही है? मॉलिक्यूल्स के इनसाइड का मतलब क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आउटसाइड का मतलब क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो वहां पे जो प्रेजेंस होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की वो डिफरेंट होनी चाहिए। अगर वो डिफरेंट है तो हम उसको बोलेंगे हाइड्रेशन आइसोमर्स। बताओ, बिल्कुल स्टेटमेंट, कोई टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। क्या समझ में आया सभी को? नाउ इट इज क्लियर, बिल्कुल सही। यस, तो देखते हैं यहाँ पे जो एक एग्जांपल समझते हैं। मैंने मतलब है क्रोमियम Cl3.6 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ध्यान दो, ये आपका एक जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मैं 2 कंपाउंड बनाता हूँ या 3 कंपाउंड भी बना सकता हूँ। आप भी अपनी मर्जी से बना सकते हो, ठीक है। चलो बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, क्रोमियम ले लिया मैंने, वाटर मॉलिक्यूल्स है 6 है, और यहाँ पे आपका Cl3 है। सेकेंड कंपाउंड लिया मैंने यहाँ से क्रोमियम, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने 5 कर लिए हैं। यहाँ पे एक क्लोरीन अंदर कर दिया है, तो एक क्लोरीन को बाहर, 2 क्लोरीन बाहर बचेंगे, और एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर पहुंच गया, ठीक है। थर्ड मॉलिक्यूल, थर्ड, ये सेकेंड था, ये फर्स्ट था। इसको ले लिया मैंने क्रोमियम, ठीक है। वाटर आपके 4, ये यहाँ पे Cl2, एक क्लोरीन बाहर है और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर है। आप चेक करो कि फर्स्ट कंपाउंड का रिलेशन सेकंड के साथ क्या है, सेकंड का रिलेशन थर्ड के साथ क्या है, फर्स्ट का रिलेशन थर्ड के साथ क्या है ना। तो बच्चों बेटर भी आपको यही समझ में आ रहा है। जैसे आप देखोगे ना, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कि सर वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कितने हैं 6, सर यहाँ पे कितने हैं 5, एक बाहर चला गया है। तो बच्चों पहली चीज तो ये ना कि MF सेम है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी का सेम है, आप चेक करके देख लो, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या होता है बच्चों, जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उनका नंबर आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट क्या है, मैंने बोला था मॉलिक्यूल्स के आउटसाइड और मॉलिक्यूल के इनसाइड, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर, उसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मस्ट बी डिफरेंट। तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन या सॉल्वेटेड आइसोमर्स। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मजा आ गया। मतलब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। अब देख लो हर जगह 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन डिफरेंस आपको समझ में आ गया। तो ये तीनों के तीनों हमारे, अगर मैं बोलूं फर्स्ट के साथ सेकंड का रिलेशन क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट के साथ आपके थर्ड का रिलेशन क्या होगा,
एज वेल एज बच्चों सेकेंड के साथ थर्ड का क्या रिलेशन होगा, तो आप आंख बंद करके बोलोगे सर यहाँ पे आपका क्या होगा, हाइड्रेशन आइसोमर्स होगा। यानी कंफ्यूजन सी बच्चों को, बहुत ही सिंपल था, बहुत सही। अब बात करते हैं थर्ड। थर्ड बच्चों आता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है, देखो इसका ऑप्टिकल आइसोमर बहुत मजेदार है, मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा, कुछ भी चीज स्किप नहीं होगी, है ना। ऑप्टिकल आइसोमर्स में दिमाग वहीं घूमता है 3D के साथ। ये तो आसान है, सिंपल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आराम से मजा आ रहा है, आप समझते चल रहे हो। तो नाम है बच्चों कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन से क्या है कि भाई पहली चीज तो सर ये होनी चाहिए कि उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपका सेम होना चाहिए। देखो जो बच्चे लाइव सेशन ज्वाइन नहीं करेंगे ना, तो फिर वो यूट्यूब पे कितना भी देख लें, कंफ्यूजन तो बनेगा ही। इसलिए लाइव सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप डाउट पूछ सकते हो, सबसे अच्छा पॉइंट तो यही है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकंड चीज क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि व्हेन बोथ द cations and anions, cation and anion are complex ion, और कॉम्प्लेक्स आयन। देखो लिख के, मैं लिख रहा हूँ ना, लिख के पढ़ने से क्या मजा आता है, आपको भी फील आता है कि यार चलो वो ऑफलाइन सेशन जैसा ही मजा आ रहा है, टीचर लिख रहे हैं तो मजा आ रहा है। व्हेन बोथ द कैटाइंस एंड एनाइंस बच्चों कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस, दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन होने चाहिए। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में दो गिवन कंपाउंड है, एक कंपाउंड ए है एक कंपाउंड बी है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। लेकिन बच्चों वहां पे अब दूसरी कंडीशन ये कहती है कि when both the cations and anions are complex ion, दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन होने चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक क्लियर? ओके, लेकिन यहाँ पे आइसोमेरिज्म क्रिएट क्यों? तो आइसोमेरिज्म बच्चों यहाँ पे क्रिएट होगा बिकॉज एक्सचेंज या इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड के इंटरचेंज बच्चों किसके साथ होगा, कैटाइंस की, कैटाइंस का एनाइंस के साथ होगा, एनएन का कैटाइन के साथ होगा। तो ये लिगेंड्स का इंटरचेंज होता रहेगा उन कॉम्प्लेक्स कैटाइन के साथ, उन कॉम्प्लेक्स एनएन के साथ। हम तो मैंने आइसोमेरिज्म पढ़ाया था, आपको मैंने नोमेनक्लेचर पढ़ाया था, याद होगा बेटा। कॉम्प्लेक्स कैटाइन कॉम्प्लेक्स एन कैसे करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कैटाइन के लिगेंड एनाइन कॉम्प्लेक्स एन की लिगेंड के साथ बच्चों क्या होंगे, अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते रहेंगे। तो ऐसे हम कंपाउंड को बच्चों बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। बहुत सही, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज थी। देखते हैं बच्चों यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या है। जैसे मैंने लिया यहाँ पे कोबाल्ट, देखो आपको बनाना नहीं है, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा सब कुछ, ठीक है, आपको सिर्फ पहचान के बताना होगा, ठीक है। चार्ज वगैरह कैसे आता है वो भी आपको पहले सेशन में डिस्कस किया, आप वहाँ पे यूट्यूब पे लेक्चर हमारे हैं, आप उनको देख सकते हो। कोई डाउट्स होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान चलो बच्चों ये कंपाउंड गिवन है, ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें से ये वाला सेक्शन क्या है, ये सर रिप्रेजेंट कर रहा है कैटाइन को, और आपको पता है कि इनिशियली कैटाइन होते हैं, और यहाँ पे आपका ये एनाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सही। और वैसे कैटाइंस एनाइंस को हम लोग निकालते भी हैं, आपको मैंने डिस्कशन भी किया है पहले भी, ठीक है। अच्छा, तो ये एक फॉर्म दे दिया, अब इसके साथ मैंने क्या करा, एक डिफरेंट फॉर्म बना दिया। मैंने क्या है बच्चों, यहाँ पे क्रोमियम, यहाँ पे अमोनिया कर दिया मैंने, कितना 6, ठीक है। इसके साथ मैंने यहाँ पे लिखा है कोबाल्ट, नाउ दिस इज साइनाइड, और ये किया है मैंने 6। ध्यान से समझने की बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। पहला तो अब पूरा ये कंपाउंड है, सेकंड कंपाउंड ये पूरा का पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंपाउंड है, समझो ध्यान से। इनिशियली बच्चों क्या है, कैटाइन, ये क्या होगा, एनाइन, बहुत सही। आपको क्या पता चल रहा है, ये कौन सा रिलेशन होगा? तो देखो, क्या लिगेंड का एक्सचेंज हुआ, भाई सेंट्रल एटम यहाँ पे कोबाल्ट के साथ क्या था, अमोनिया था। यहाँ कोबाल्ट के साथ क्या है, साइनाइड है। यहाँ क्रोम के साथ क्या है, साइनाइड है। यहाँ पे क्या है बच्चों, अमोनिया। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जो कैटाइन है, कॉम्प्लेक्स एनाइन है, क्या उनके बीच में इंटरचेंज ऑफ लिगेंड हुआ है? अगर हुआ है तो डेफिनेटली वी विल कॉल कि बच्चों वो आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होगा। आप एनएन को कैसे निकाल सकते हो, जरा वो बताओ मुझे। जैसे ये कंपाउंड गिवन है, इसमें हम एनएन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो भाई क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने ना कोऑर्डिनेशन नंबर ट्रिक बताई थी, यहाँ पे 6 है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है, 6 CN लगा हुआ है। तो यहाँ पे कितना होगा इसका, +3, चार्ज कितना होगा, +3 होगा। अभी -3 छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, -3 छोड़ दो, -3 नहीं पता आपको, -3 नहीं पता, छोड़ दो। आपको ये पता है कि यहाँ पे आपका जो सीआर का यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना है, 6 है। CN मोनोडेंटेट होता है, 6 × 1 6। तो यहाँ से क्या है, मैंने बताया था ना, ये +3 चार्ज हो गया, और यहाँ से CN का होता है -1 इंटू कितना है, 6 = x। इसको सॉल्व तो करो एक बार, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, -6, और इधर +3।
अरे भाई तो -3 आएगा ना, तो x की वैल्यू -3 आई कि नहीं आई, वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, बिल्कुल सही। तो यही ट्रिक मैंने बताई थी, इसी ट्रिक से आप लोग बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों, बहुत आसानी है। ठीक है, हो गया कंफर्म, बिल्कुल इजी। चलो अब बात करते हैं लिंकेज आइसोमर। फोर्थ कैटेगरी यहाँ पे आपको मिलेगी लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर, तो नाम से बच्चों समझ में आएगा, लिंकेज है, कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, है ना। तो कनेक्टिविटी कैसे डिफरेंट होनी चाहिए, तो वो आपको बताया था एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या आपको पता है बच्चों, मैंने पढ़ाया था आपको एम्बिडेंटेड, एम्बिडेंटेड लिगेंड बोल लो यहाँ पे यार, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स, आपके एम्बिडेंटेड लिगेंड्स का मतलब क्या है, इसको मैंने बताया था कि 2 डिफरेंट साइड से अटैचमेंट हो सकता है। अरे आपको सबसे पहली चीज क्या है, आइसोमर से तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है आपके एम्बिडेंट लिगेंड्स की, वो आपकी, हाँ, 2 डोनर साइड्स के बारे में बात करी थी मैंने, ठीक है। लेकिन एक बार में, एक टाइम में एक ही एटम बच्चों होगा डोनर, उसको बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। मैं क्या बोल रहा हूँ, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये है, सॉरी एम्बिडेंट लिगेंड्स का मतलब ये है कि जो गिवन स्पीसीज होगी उसमें 2 डोनर साइट्स होंगी, 2 में से एक डोनर साइट्स बेटा एट ए टाइम, एक टाइम के अंदर एक ही डोनर साइट्स होगी, उसको बोलते हैं एम्बिडेंट। एग्जांपल आपको शायद पता होंगे, जैसे बोला था मैंने NO2-1, सल्फर के साथ बोला था -1, यहाँ पे CN-1, जैसे आपका यहाँ पे हो सकता है H2O3-2, जैसे आपका कार्बोनाइल वाला भी हो सकता है, मैंने पढ़ाए थे ना। यस, तो ये कुछ कॉमन से एग्जांपल हैं। तो एक बार में एक ही डोनर साइट्स होगी, तो ऐसे टाइप के हम लिगेंड्स को बच्चों क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, लेकिन जो अटैचमेंट होगा इन लिगेंड का बच्चों को सेंट्रल मेटल आयन के साथ होगा ना। यस, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो 2 डिफरेंट कंपाउंड होंगे, उन डिफरेंट कंपाउंड के अंदर लिगेंड्स तो आपका सेम होगा, लिगेंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट लिगेंड मस्ट बी एम्बिडेंट। और एम्बिडेंट लिगेंड की प्रॉपर्टी है कि उनके पास 2 डोनर साइड्स हैं, उसमें से एक डोनर साइड्स एक ही बार में अटैच होगी सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो डेफिनेटली वी विल कॉल इट इज लिंकेज आइसोमर्स। भाई डिफरेंस कहाँ पे है, मैंने पढ़ा था हाइड्रेटेड पढ़ा था, तो डिफरेंस क्या था, हाइड्रेशन पानी का डिफरेंस था। मैंने पढ़ा था आयोनाइजेशन, तो आयंस का डिफरेंस था। नाम से समझ में आ रहा है। ठीक उसी तरीके से लिंकेज में कनेक्शन का डिफरेंट होगा। ठीक है, कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमेशा। तो जैसे मैंने बोला यहाँ से कोबाल्ट, नाउ दिस इज अमोनिया, NH3 5, ये मैंने दिया है NO2, समझना ध्यान से। ये बच्चों लिखा है मैंने Cl3, वेरी इंपॉर्टेंट सर, फर्स्ट कंपाउंड है। मैं पूछूंगा क्या रिलेशन इन दोनों के साथ, तो पहले चेक कर लेना बच्चों इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ सर बिल्कुल सही होगा। क्या सर यहाँ पे कोई अदर प्रॉपर्टीज दिख रही है, ठीक है, 3 Cl लिए ना, ठीक है 3 Cl यहाँ पे ले लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सही। अब यहाँ चेक करो जरा, सर आयंस आयनेशन स्पेयर हो नहीं सकता, वाटर मॉलिक्यूल तो हाइड्रेटेड आइसोमर्स नहीं हो सकता, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन तो आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स नहीं हो सकता। तो डोनर साइड्स की कहानी है, यहाँ पे डोनर साइड्स कौन सा है, नाइट्रोजन। ठीक है, कोबाल्ट के साथ यहाँ पे कौन, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कौन, नाइट्रोजन। बस देख लो, वेरी इजी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सही। तो अभी बताया था ये सर, यहाँ पे आपके एम्बिडेंट न्यूक्लियो एम्बिडेंट आपकी लिगेंड्स है, तो डेफिनेटली आपका जो आपका आयनाइजेशन आइसोमर, जो आपका आइसोमर्स होगा वो आपका लिंकेज आइसोमर होगा। क्या होगा, लिंकेज आइसोमर्स, है ना, बिकॉज सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो कनेक्शन है ऊपर वाले नाइट्रोजन के साथ है, और बाकी इसमें आपके ऑक्सीजन के साथ है। यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, पहले बता दो यहाँ तक सभी को समझ में आया,